हेलो दोस्तों। तो देखिए, लास्ट टर्म में आप लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लेशन। जो लेक्चर था उसमें था आपने इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में जानकारी ली थी। जो भी टॉपिक पढ़े थे उसमें सबसे जो है सबके क्वेश्चंस हैं इसमें। और कुछ जो है अलग क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो यही है कि मैं जो है कुछ चीज़ें जो है लेक्चर के थ्रू पढ़ाता हूँ। यानी कि ठीक है, लेक्चर जैसे जो टॉपिक है उसमें जब पढ़ाता हूँ तब पढ़ा देता हूँ। और कुछ चीज़ें जो है क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाता हूँ मैं। तो दोनों ही चीज़ें जो है दोनों ही लेक्चर, या ये कहें कि टॉपिक वाला लेक्चर भी देखना और क्वेश्चन आंसर का लेक्चर भी देखना आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम कि मुद्रास्फीति के कारण। तो यानी कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। ये होता है वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। कल ही आपने पढ़ा है मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। विनिमय दर में सुधार होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यानी एक्सचेंज रेट जो होता है यानी रुपए को डॉलर में बदलना या डॉलर को रुपए में बदलना। ठीक है, तो ये नहीं होता है इसमें कि विनिमय दर में सुधार हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जनरली ये हो जाता है कि रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में गिर जाता है जब महंगाई होती है तो। फिर उसके बाद क्या है, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ये ही आंसर इसका ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है महंगाई के दौरान। मुद्रास्फीति जिसे हम बोलचाल भाषा में आप लोग महंगाई समझते हैं। ठीक है, महंगाई के वस्तु उसमें क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। अब देखिए, मुद्रा प्रसार, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये सब एक ही चीज है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये सब एक ही चीज है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मुद्रास्फीति जब कहा जाता है तो उसका ये मतलब होता है मुद्रा का प्रसार हो गया। यानी कि सबकी जेब में रुपए आ गए हैं अब। यानी कि सबकी जेब में ज्यादा ज्यादा रुपए आ गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सबकी जेब में रुपए आ गए तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमत जो है ऊंची हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब जो है अपना रुपए लेके घूम रहे हैं। भाई अपना जाएंगे मार्केट खरीद लेंगे जाके। फिर उसके बाद एक कीमत निर्देशांक में वृद्धि। ऐसा कोई जरूरी ये सब नहीं है। मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि क्रय शक्ति जो है वो गिर जाती है। विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ऐसा भी नहीं है क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जैसे जब इन्फ्लेशन जब कहा जाता है तो उसका यही मतलब होता है कि भाई पैसा जो है वो फैल गया है, पैसे का फैलाव। सब जगह जो है सबकी जेब में पैसा पहुंच गया है। गांव देहात, गरीब अमीर सबके पास। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर सही विकास चाहिए अर्थव्यवस्था का, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए सही से, तो याद रखिए, ये ध्यान रखिए कि सबकी जेब में पैसे होने चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की जेब में। ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति की जेब में पैसे होंगे, सब सारा पैसा जो है इसी व्यक्ति की जेब में अगर आ गया है, तो ध्यान रखिए इससे जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा जब कई लोगों के पास पैसा होगा। सभी लोगों के पास पैसा जो है पहुंच जाएगा तो उससे जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इसी एक के पास पैसा है तो कितना ही खर्च कर लेगा भाई। आप खुद ही सोचिए, सारे पैसे इसी के पास हैं तो कितना सामान खरीदेगा, कपड़े, गहने जेवर जो भी कुछ है ये खरीदेगा कितना, लिमिटेड होगा। आटा गेहूं चावल लिमिटेड है। लेकिन जब सबके पास होगा पैसा तब जो है विकास होता है, क्योंकि सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा खर्च करेंगे अपना। आटा चावल गेहूं सब चीजें खरीदेंगे। सारा पैसा इसके पास पहुंच जाएगा तो ये क्या खरीदेगा, लग्जरी आइटम्स खरीदेगा बस। लग्जरीज आइटम जो है ये खरीदेगा बस। और इससे जो है महंगी घड़ियां, मोबाइल फोन, इन्हीं सब चीजों को खरीदेगा, वो भी एक एक दो दो। भाई एक एक चीज ही तो खरीदेगा, या ज्यादा ज्यादा दो खरीद लेगा। लेकिन जब इनके पास पैसा आएगा तो क्या होगा, ये मोबाइल अगर खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 मोबाइल खरीदेंगे। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि यानी कि अगर विकास चाहिए तो सबकी जेब में पैसा होना चाहिए, इसे ही कहते हैं समावेशी विकास। सस्टेनेबल, सॉरी, इंक्लूसिव, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये नहीं होता है सही। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, बिल्कुल ठीक है, कल ही पढ़ा था आपने। मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती नहीं, हानि होती है। यानी स्थायी आय समूह क्या होगा? सैलरी, जो जिनको सैलरी मिल रही है, ठीक है, या पेंशनर, ठीक है, इनको जो है लाभ नहीं होता है, इनको हानि होती है, क्योंकि इनको जो है आज अगर मान लिया 5,000 मिल रही है, ठीक है, और एक साल पहले मान लिया इनको सपोज करो, तो मान लिया आज सपोज करो इनको 6,000 मिल रही है, एक साल पहले इनको 5,000 मिल रही थी। महंगाई की वजह से इनका ये पैसा भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि सामान जो है पहले सस्ता था, आज महंगा है तो कम ही सामान खरीद पा रहे हैं। तो इसको ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस 2021 में पूछा है, अभी जो लास्ट पेपर हुआ है। तो ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें सारे, हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिफ्लेशन का उपयुक्त वर्णन करता है? अब देखिए डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा। ये टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को उसमें नहीं पढ़ाया था, यहां पर पढ़ाऊंगा मैं इसको। इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, रुपया जो है सबकी जेब में पहुंच जाता है, रुपए का प्रसार होता है, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, रुपये का संकुचन होता है, ठीक है, यानी रुपया जो है मतलब रुपया जो है कम फैलता है मार्केट में, बहुत कम हो जाता है, मुद्रा की कमी हो जाती है मार्केट में। एक मिनट, यहाँ नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ लिख देता हूं मैं। डिफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा की कमी, मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाती है, और क्या होता है, सामान या वस्तु जो है वो सस्ते हो जाते हैं, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रा की कमी है, तो लोग जो है खरीद नहीं पा रहे हैं। तो लोग जब नहीं खरीद पा रहे हैं तो यानी कि उसकी मांग कम हो गई, जिस चीज की मांग कम हो जाती है वो सस्ती हो जाती है। तो ध्यान रखिए डिफ्लेशन में दो ही चीजें होती है खासतौर से, एक तो मुद्रा की कमी हो जाती है मार्केट में, और दूसरा जो है वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है, तो ये नहीं है, दूसरी मुद्राओं की तुलना में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। यह अर्थव्यवस्था की वित्तीय और वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है, ये भी नहीं है। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है, यह नहीं है। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, यूपीएससी आई थिंक 2015 में पूछा गया है, ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में वस्तुएं जो है वो इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाती हैं। कपड़े जो भी कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखिए इन्फ्लेशन में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, डिफ्लेशन में वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा जो है मुद्रा का प्रसार हो जाता है, सॉरी यहाँ दिखेगा नहीं। इन्फ्लेशन में क्या होगा कि पैसा जो है सबकी जेब में पहुंच जाता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा की कमी हो जाती है मार्केट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण स्टॉक प्लस विदेशी प्रतिभूति प्लस भारत सरकार की प्रतिभूति अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखिए इससे दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन तो ये हो रहा है कि भाई नोट जब जारी करता है आरबीआई, आरबीआई जब नोट जारी करता है तब जो है वो कितने मूल्य का स्टॉक हमेशा अपने उसमें रखेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान, अब ये मतलब कितने मूल्य का क्या, बल्कि क्या क्या चीजें जो है अपने उसमें रखता है रिजर्व में, एक तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति, इनको जो है आरबीआई अपने पास एक रिजर्व रखेगा, इसमें जो है तीनों चीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जो गोल्ड है वो होना चाहिए 115 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखकर, और बाकी जो दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, विदेशी प्रतिभूति
या फिर भारत सरकार की प्रतिभूति। भारत सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, ये नहीं कि किसी कंपनी की। तो विदेशी प्रतिभूति या भारत सरकार की प्रतिभूति, बॉन्ड होते हैं ये, सिक्योरिटीज, ठीक है, यानी कि इनके साइन किए हुए पेपर होते हैं कि भाई यहाँ इतना पैसा जो है हम देंगे ही देंगे। तो विदेशी यानी कि जैसे अमेरिका की कोई प्रतिभूति रखी गई है और भारत सरकार की प्रतिभूति, तो ये कितना बचा, 85 करोड़ रुपए। 85 करोड़ रुपए की जो है विदेशी प्रतिभूति या भारत सरकार की प्रतिभूति रखनी होगी उसको रिजर्व में। ठीक है, और गोल्ड की 115 करोड़ रुपए की, तब जो है नोट छाप सकता है वो। नोट छापने के लिए आरबीआई को क्या करना होता है, नोट की छपाई अगर करनी है तो उसे जो है रिजर्व में रखना होगा गोल्ड, विदेशी प्रतिभूति या फिर भारत सरकार की प्रतिभूति। अब इनकी वैल्यू कितनी है, गोल्ड की जो है वैल्यू है 115 करोड़ रुपए की होनी चाहिए मिनिमम, और विदेशी प्रतिभूति या भारत सरकार की प्रतिभूति 85 करोड़ रुपए की हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों चीजों को पूछा है कि भाई तीनों चीजें जो है मिलाकर कितने रुपए का स्टॉक होना चाहिए, तो ये है 200 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो सिक्के जो है वो वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय जारी करता है, आरबीआई नहीं जारी करता। आरबीआई केवल नोट जारी करता है, करेंसी। सिक्के जो है वो जारी करता है वित्त मंत्रालय। अब अगला क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है। तो ये एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पर टकसाले हैं, मिंट कहते हैं इनको। ठीक है, मिंट, तो जो सिक्का छापने की मिंट है वो यहीं पर है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आगे बढ़ते हैं अब हम। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए का तक का करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, यानी कितने रुपए तक का करेंसी नोट। तो ये ध्यान रखिए, इसका आंसर है 10,000। 10,000 रुपए तक का नोट जो है छाप सकता है। जैसे अभी आरबीआई ने छापा था 2,000 तक का नोट, ठीक है, 10,000 तक का भी छाप सकता है आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। तो लेनदार के लिए लाभकारी होती है ये, यानी जो ऋणी है, जिसने जो है ऋण लिया है, अभी कल ही समझाया था ये आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये गलत है। ठीक है, केवल एक, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से 2016 का है शायद। ठीक है, पर है यूपीएससी का ही और 2010 के बाद का ही है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, ऋणी। ये भी ये यूपीपीसीएस का है, 2020 का। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टफ दिखेगा आपको, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना मुश्किल लगेगा नहीं, क्योंकि केवल और केवल क्वेश्चन पड़ा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो है कोई स्पेशल है। 2020 का है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है हम पढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि मांग प्रेरित, आपने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति जो है दो प्रकार की, तीन प्रकार की पड़ी थी। एक मांग प्रेरित, एक जो है पूर्ति संबंधी मुद्रास्फीति, यानी कि सामान की जो है कमी हो गई पूर्ति पक्ष से, यानी कि सामान जो है, वस्तु जो है वो खत्म हो गई मार्केट से। ठीक है, जैसे एक बार आपने सुना होगा कि लोगों ने नमक जो है, अफवाह फैल गई कि नमक जो है वो खत्म होने वाला है भारतीय बाजार से, तो लोगों ने 100 रुपए का 1 किलो नमक जो है खरीद खरीद के ठेलों पे भर भर के ले गए हैं, 100 रुपए का 1 किलो नमक। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं कि यूपी बिहार की बात है, ये दिल्ली की बात है।
तो दिल्ली में अफवाह फैल गई कि भैया नमक जो है वो खत्म होने वाला है, यानी कि पूर्ति जो है खत्म होने वाली वस्तु की। तो लोगों ने जब देखा कि भाई खत्म होने वाला है नमक, तो 100 रुपए का 1 किलो नमक खरीद खरीद के अपने घरों में रखा है। तो तो ये भी एक तरह से क्या है, पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, मांग प्रेरित की बात अगर हो रही है तो चलिए मांग प्रेरित की तो अभी हम करेंगे ही। एक और होता है लागत प्रेरित। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या, तो एक होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी कि सामान की जो है कॉस्ट ही बढ़ गई, कोई वस्तु बनाने की जो है कॉस्टिंग ही बढ़ गई। जैसे सपोज करो बिस्किट है, तो बिस्किट जो है वो महंगा हो गया, क्यों? क्योंकि चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी के रेट ऊपर हो गए, आटे के रेट ऊपर हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है बिस्किट भी महंगा हो जाएगा। तो इसे कहा जाएगा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन उसकी जो क्वेश्चन में दिया गया है। मैं एक्चुअली टॉपिक भी क्लियर करना चाहता हूँ साथ साथ, जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो आप लोगों के कवर हो जाएं, कम से कम मतलब अधिकतम टॉपिक कवर हो जाएं, क्योंकि जल्दी खत्म करना है हमको। तो थोड़ा आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से पढ़ें कि हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो अब हम बात करते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की। मांग प्रेरित में ऐसा होता है कि भाई जैसे आप देखें कि सबके पास जो है रुपए हो गए, हर किसी के पास रुपए हैं। इससे क्या होगा कि वस्तु जो है, सेम वही टॉपिक कंसेप्ट है, कोई स्पेशल नहीं है, बस नाम इसका दे दिया है। तो इससे वस्तु की कीमत जो है ऊपर हो गई, क्यों? क्योंकि इसकी जो है मांग बढ़ गई, सब लोगों को चाहिए कि भाई हमें यही वस्तु चाहिए। ठीक है, तो मांग प्रेरित जो है मुद्रास्फीति ये होती है कि रुपया जो है सबकी जेब में पहुंच गया, वस्तु जो है सबको चाहिए, तो इसीलिए जो है वस्तु की कीमत जो है महंगी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। तो देखिए, विस्तारकारी नीतियां यानी एक्सपेंशन पॉलिसीज। अब एक्सपेंशन पॉलिसीज क्या है? एक्सपेंशन पॉलिसीज ऐसी होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई नई नई कंपनियां जो है स्थापित हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विस्तार हो। अब अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए क्या करना होगा? अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए ऐसा होगा कि जब आप देखते हो बैंक, इसमें क्या होता है, फिर बैंकों को कहा जाता है कि भाई आप जो है सस्ता ब्याज दीजिए, सस्ता ब्याज दो। बैंक को कहा गया कि आप जो है सस्ता ब्याज दो। तो उससे क्या होगा कि जो भी वो है व्यवसायी, व्यापारी, वो नई कंपनी बनाएगा, नई कंपनी बना सकता है। जब नई कंपनियां या कई कंपनियां जो है स्थापित हो जाएंगी, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, कई कंपनियां लग जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि सबकी जेब में जो है पैसा जाएगा। ब्याज सस्ता है तो हर कोई जो है कर्ज लेना चाहेगा, हर कोई कर्ज लेगा। तो उससे जो है, इसी को कहा जाता है विस्तारकारी नीतियां, यानी इकोनॉमी जो है वो विस्तार कर रही है। तो ये कोई स्पेशल वो नहीं है। तो इकोनॉमी विस्तार करने का यही मतलब है कि भाई सस्ता कर्ज मिल रहा है सबको, सस्ता ब्याज पर, सस्ती ब्याज पर कर्ज। तो जब सस्ता कर्ज मिल रहा है सबको, तो इससे जो है हर कोई पैसा लेगा, हर कोई जो है को सामान खरीदेगा। तो इसे कहा जाता है विस्तारकारी नीतियां। जब हर कोई सामान खरीदेगा तो मुद्रास्फीति होगी, और इसे कहा जाएगा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अगला है राजकोषीय प्रोत्साहन, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, कि मुद्रास्फीति हो, और कैसे, यानी महंगाई हो। और वो कैसे चाहेगी? वो ये चाहेगी कि भाई उसने क्या किया कि भाई सड़कें बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सड़कें बना रही है, उससे क्या होगा कि भाई हर किसी को जो है पैसा मिलेगा, मजदूरों को, सीमेंट वालों को, सबको। और दूसरा क्या कारक कर सकती है सरकार फिजिकल पॉलिसी से? और दूसरा हो सकता है कि सरकार जो है टैक्स कम कर दे। टैक्स कम कर दिया तो लोगों के पास जो है पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, सेविंग यानी कि खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अगला जो है वो है कि मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज। तो देखिए यहाँ पर जो ये बात की गई है, ये इन्फ्लेशन के बाद का काम है। ठीक है, यानी कि जब इन्फ्लेशन हो चुकी है तब जो है ये काम किया जाता है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज, यानी कि मजदूरी जो है
मजदूरी इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है थोड़ी बहुत बढ़ाई जाती है, यानी वेजेज जो है वो महंगाई देखकर, इन्फ्लेशन देखकर बढ़ाई जाती है। तो ये बात की बात है, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि उसमें वृद्धि किन कारणों से होती है। तो वृद्धि होने के कारण विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, और ये क्या, उच्च क्रय शक्ति, यानी लोगों की जो है खरीदने की क्षमता ज्यादा हो गई है। ठीक है, बढ़ती ब्याज दर, इससे जो है महंगाई कम होती है, ना कि ज्यादा। तो यानी कि आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा वो है कि भाई थोड़ा दिमाग देने की बात है, और अभी का हाल फिलहाल का है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी जो है अपना पढ़ते रहें और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।